नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजे सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ चलते हैं, इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण खबरों का यहाँ पर हम जिक्र करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल हम देखने वाले हैं, क्लाइमेट चेंज से भारत कैसे करके लड़ाई लड़ रहा है। पार्टिकुलरली हमारा जो एनर्जी का सेक्टर है, एनर्जी का सेक्टर मतलब हमारे देश में ज़्यादातर जो बिजली बनाई जा रही है ना, वो कोयले से बनाई जा रही है। तो कैसे करके हम इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ ट्रांजिशन कर सकते हैं, इसके ऊपर यह आर्टिकल फोकस करता है। सेकंड वाला जो एडिटोरियल हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ये पार्टिकुलरली महिलाओं के साथ में होने वाले वायलेंस को बताता है। संस्थागत वायलेंस किस प्रकार से होता है और कितना सहने के बाद महिला अपनी कंप्लेन कराती है। भारत में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो कि पेंडिंग चल रहे हैं और यही सब बात को फिर दिमाग में आ जाता है और वो लोग अपना केस रजिस्टर नहीं कराती भी हैं तो फिर कुछ ऐसी करा देती हैं जो कि जिनके साथ कुछ नहीं हुआ है, बस फंसाने के चक्कर में करा रही है। और जिनके साथ वास्तव में हुआ है ना, उनको कानूनी सहायता पहुंच पाना बहुत मुश्किल काम हो गया है। आपको वकील करना पड़ेगा, आपको थाना के चक्कर लगाना पड़ेगा। थाना वाले भी एकदम कहना चाहिए आसानी से एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। यहाँ पर दिक्कत वाली बात ये हो जाती है। तो महिलाएं कैसे करके इंस्टीट्यूशनल वायलेंस को फेस कर रही हैं, इसके ऊपर यहाँ पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इस आर्टिकल को, जो कि हमारे क्लीनर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी वाले सेक्टर से जुड़ा हुआ है। भारत ने घोषणा किया है कि हम 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट हासिल कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि हम उतना ही छोड़ेंगे पर्यावरण में, वातावरण में, जितना कि वातावरण सोख सके, पेड़ पौधे एब्जॉर्ब कर सकें। इसके लिए सरकार को क्लीनर, फ्लेक्सिबल एंड रेजिलेंट पावर ग्रिड सिस्टम में फोकस करना पड़ेगा। हमारा जो पावर ग्रिड सिस्टम है, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में क्या चल रहा है, कोयले से बिजली बनाई जाती है, इसके बाद पावर ग्रिड के माध्यम से उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। इसमें क्लीनर, फ्लेक्सिबल एंड रेजिलेंट पावर ग्रिड सिस्टम होना चाहिए, तब जाकर के हमारी इकोनॉमी को काफ़ी हेल्प मिलेगी कि वो सस्टेनेबली ग्रो कर सके और जॉब क्रिएट कर सके क्लीन एनर्जी सेक्टर में। इसके ऊपर आपको 250 शब्दों में आंसर राइटिंग करना है। शुरुआत हम करते हैं इंडिया के कमिटमेंट को अपनी क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर के। 7वें नंबर का जो कंटिन्यू कहना चाहिए बजट स्पीच रहा था, फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया था कि हम कौन कौन से मेजर्स अपना रहे हैं, मतलब जो कि इंडिकेट करते हैं इंडिया के कमिटमेंट को, क्लीन एनर्जी की तरफ हमारा प्रवाह हो रहा है। भारत सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, जैसे पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज। पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज हम किसको बोलते हैं? इसमें ऊपर एक तालाब रहेगा, उसके थोड़ा सा नीचे तरफ जाएंगे तो एक तालाब रहेगा या झील है। तो इसमें क्या काम किया जाता है, ऊपर से जब नीचे पानी भेजते हैं ना, तो उसी समय बिजली बना ली जाती है। और ऊपर से पानी नीचे कब भेज रहे हैं? जब ऊपर तरफ में एक्सेस वाटर है, ज़्यादा वाटर है। फिर क्या काम कर दिया जाता है, ये जो नीचे वाले को पानी आप भेजे हैं ना, इसको फिर से वापस ऊपर आप भेज सकते हैं और यहाँ पर रिसाइकिल टाइप से चक्र चलते रहेगा। इसके अलावा एनर्जी ट्रांजिशन पैथवेज बताए जाते हैं ताकि सपोर्ट किया जा सके न्यूक्लियर एनर्जी को। एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर चर्चा करी जाती है। 2024 का जो साल रहा है, गर्मी के हिसाब से काफ़ी ताबड़तोड़ रहा है। एकदम कहना चाहिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग गर्मी इस साल पड़ी थी 2024 में। इससे क्या होता है, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो लोग कूलर, पंखा, एसी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, मतलब बिजली की ज़्यादा खपत होगी। बिजली की खपत होगी मतलब कोयला ज़्यादा चाहिए, क्योंकि कोयले से ही आज के समय हम बिजली बना रहे हैं। They reflect both a growing economy and warming climate। अब आप ये कह सकते हैं कि कोयला ज़्यादा चाहिए तो हमारे देश की इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ेगा, इससे हमारे देश की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। लेकिन इसके साथ ही साथ हम अपनी ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया को और ज़्यादा तेज कर देते हैं।
एनर्जी सिक्योरिटी एंड क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की हम बात करें तो जो बीजेपी की सरकार आई है, एनर्जी सिक्योरिटी क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन जो है सरकार ने हमेशा से ही प्राथमिकता दिया है। यहाँ पर हमको कुछ माइलस्टोन नज़र आते हैं कि भारत ने बहुत सारी उपलब्धियाँ हासिल कर ली हैं। पार्टिकुलरली किस सेक्टर में आप देखेंगे, ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में। पहले नंबर की बात यह है, नियर यूनिवर्सल सर्टिफिकेशन थ्रू सौभाग्य स्कीम। सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत क्या है, लगभग जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत किया जा रहा है या फिर किया जा चुका है। इंडिपेंडेंट सर्वे कराए जाते हैं काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर CEEW के द्वारा, जो कि सजेस्ट करता है कि अप्रॉक्सीमेटली 97% ऑफ जो हाउस होल्ड हैं इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं 2020 तक। मतलब सरकार क्या दावा करती है कि आज के समय में ज़्यादातर घरों में बिजली पहुंच चुकी है। हालांकि गांव देहात में देखा जाए तो अभी कंडीशन काफ़ी ख़राब है। ख़राब का मतलब ऐसा है कि जिस समय में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी ना, तो मैं देखा, गांव गया था मैं पिछली बार गर्मी के महीने में, पूरा दिन भर लाइट गोल रखते हैं और बहाना क्या बताते हैं, नहीं आग लग जाएगी खेतों में। कैसे आग लग जाएगी? आग लग जाएगी के चक्कर में मतलब पूरा दिन भर लोग गर्मी में ही रहेंगे। खाली बिजली दे देने से काम नहीं चलता है, आपको कम से कम गर्मी के समय में तो बिजली देना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र में तो देना चाहिए कम से कम बेचारे लोगों को। सेकंड नंबर की बात यह है, हमारे देश में लगभग 5 गुना जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसमें वृद्धि देखने को मिली है। इंडिया अब 4th लार्जेस्ट कंट्री बन गया है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के हिसाब से यदि देखा जाए तो, ठीक है। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर है भारत बेहतर काम कर रहा है। अगस्त 2023 तक देखा जाए इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट कंट्री बन गया है वर्ल्ड में रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में, ठीक है। इसमें हम लार्ज हाइड्रो स्थापित कर रहे हैं, ठीक है। तो जो इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो चुकी है 5-fold रिसेंट समय में, एंड लगभग 40% ऑफ इसका जो इंस्टॉल कैपेसिटी है नॉन फॉसिल फ्यूल से आ रही है। इसका मतलब कोयला, पेट्रोल, डीजल के ऊपर हम ज़्यादा निर्भर नहीं हैं। अब आगे चलते हैं एडिटोरियल की तरफ और देखते हैं कि भाई तीसरे नंबर का जो पॉइंट यहाँ पर हम उठा रहे हैं वो ये है कि लगभग 40% का ड्रॉप भी हमको देखने को मिला है एग्रीगेट लॉसेस इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, डिस्कॉम कंपनीज। तो आज के समय में क्या है, जैसे एनटीपीसी बिजली बना रही है, बिजली बनाने के बाद जो डिस्कॉम कंपनियां हैं ना उसको वितरण करने का काम करती हैं, तो वितरण के टाइम में काफ़ी बिजली का लॉस होता है। इस लॉस को भी काफ़ी कंट्रोल किया गया है। 2022-23 में जो 15% हम कमी करे थे, आज के समय में 40% ड्रॉप आउट हमको देखने को मिल रहा है। इसलिए इंडिया का जो पावर सेक्टर है उसको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। हमारी जो सालाना डिमांड है वो ग्रो हो रही है 7 से लेकर के 9% हर साल, ठीक है। हर साल बिजली की डिमांड बढ़ते जा रही है जब से कोविड-19 फैला है, लेकिन हमारी जो पीक डिमांड है ना वो कहीं ज़्यादा फास्ट तरीके से आगे बढ़ रही है। इसलिए डिस्कॉम कंपनियों को क्या चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई आपके जो अनप्लान्ड सर्जेस हैं थ्रू अवॉइडेबल ऑप्शन एंड एग्जिस्टिंग नेटवर्क कैपेसिटी इज चैलेंजिंग रिजल्टिंग इन पावर आउटेजेस। डिस्कॉम कंपनियों को ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि भाई आप पैसा एकदम अनावश्यक तरीके से मत बढ़ाइए, ठीक है, क्योंकि आपका जो मौजूदा नेटवर्क है कैपेसिटी के हिसाब से एकदम अनियोजित है। तो किफ़ायती विकल्पों की तरफ जाना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है, और यही सब के चलते चलते क्या काम किया जाता है, बिजली में कटौती चालू हो जाती है। फिर अब कैसे करके हम कंसर्न्स को एड्रेस कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या काम करना, सबसे पहले तो हमने जो टारगेट रखे हैं रिन्यूएबल एनर्जी का उससे हमें आगे बढ़ना है। स्टोरेज सिस्टम को हमको बेहतर बनाने की ज़रूरत है।
गवर्नमेंट ने जो टारगेट रखा रिन्यूएबल एनर्जी एंड स्टोरेज सिस्टम का, ठीक है, ये 500 गीगावाट के ऊपर चला जाएगा 2030 में। डिस्पाइट पास्ट इफोर्ट्स टू एड रिन्यूएबल कैपेसिटी, इट्स शेयर इन इंडियाज पावर जनरेशन मिक्स इज जस्ट 13%। तो रिन्यूएबल एनर्जी का भी मात्र कितना योगदान है? 13% योगदान है। इसको हमें बढ़ाने की जरूरत है। पावर सप्लाई शॉर्टेज एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ राइजिंग एनर्जी डिमांड, दो चीज की यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो जो पिछली पावर सप्लाई शॉर्टेज हमको जो देखने को मिली, तो ये एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है कि जो एनर्जी की डिमांड है तेजी के साथ में बढ़ रही है। तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ये ध्यान रखना है कि भाई कोयला से हम अपना कितना काम निकाल पाएंगे। सेकेंड नंबर की बात ये है, डाइवर्स क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ भारत को तेजी के साथ में आगे बढ़ना होगा। खाली 2023 में देखा जाए, चाइना ने लगभग 300 गीगावाट, तो चाइना कितना आगे पहुंच चुका है हम समझ सकते हैं कि 2023 अकेले में चाइना ने 300 गीगावाट सोलर एंड वाइंड कैपेसिटी को हासिल कर लिया था। यूरोपियन यूनियन ने ऐड किया था 73 गीगावाट मार्च तक देखा जाए। वहीं इंडिया का जो क्यूमुलेटिव रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है आज के समय में कितनी है? 144 गीगावाट है, और 128 गीगावाट हम और कहना चाहिए सोच रहे हैं कि इसमें ऐड कर देंगे। चाइना के बारे में आप सोचिए कि 300 गीगावाट वो सोलर एंड वाइंड कैपेसिटी से पैदा कर लेगा। अब इसके लिए रिक्वायरमेंट रहेगा कि जो रिन्यूएबल एनर्जी की पोटेंशियल है, ठीक है, इसको कैसे करके हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए फास्टर ग्रिड कनेक्टिविटी एंड एक्सेस टू सुटेबल, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। फ्री लैंड को लेकर के जो विवाद चलता है, जैसे सरकार कहीं पर कोई प्रोजेक्ट लगा रही है तो वहाँ ज़मीन को लेकर के वहाँ के जो लोग हैं प्रोटेस्ट करना चालू कर देते हैं। टाइमली आपको कमीशनिंग करना पड़ेगा प्रोजेक्ट को। साथ ही साथ डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए सोलर एनर्जी से अदर क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी की तरफ। ज़रूरी नहीं है कि पेट्रोल डीजल कोयला से बिजली बन रही है उपयोग कर रहे हैं तो खाली हम सोलर एनर्जी के ऊपर ही डिपेंड हो जाएं। हमको और अलग सोर्स के बारे में भी चिंता करना पड़ेगा कि कहाँ से और बिजली बनाई जा सकती है। तीसरे नंबर की बात यह है, हमको हमारे पास में जो एनर्जी अवेलेबल है उसकी भी जानकारी होना चाहिए। जैसे कि 2023 में क्या हुआ था, मात्र 6.5% जो इंडिया का पावर जनरेशन है इसको प्रोक्योर किया गया था पावर एक्सचेंज के माध्यम से, ठीक है। तो जो पावर एक्सचेंज के माध्यम से मात्र इतनी सी बिजली जो खरीदी जा रही है ना, यहाँ पर इसको और भी ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। बाकी की बिजली कहाँ से खरीदी बिक्री हो रही है? बायलैटरल एग्रीमेंट के माध्यम से। इसका मतलब ये है ट्रेड जो किया गया है वॉल्यूम के हिसाब से बहुत कम रहा, इसको लो लिक्विडिटी बोला जाता है। ये प्रेजेंट करता है प्राइस वॉलेटिली रिस्क को, कि भाई कोई जो है रिस्क नहीं लेना चाहता है, प्राइस कम ज़्यादा होते रहता है। यही चीज़ ऐसी है जो कि रिस्ट्रिक्ट कर देती है बायर्स एंड सेलर को, ठीक है, जो खरीद रहा है और जो बेच रहा है दोनों को रोकने का काम करती है यही चीज़। इंडिया में ज़रूरत है कि हमारे इसमें जो बिड सिस्टम चलता है, बोली लगाने का काम चलता है ना, इसमें कुछ इनोवेशन लाने की हमको ज़रूरत है ताकि हम अट्रैक्ट कर सकें रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर्स को कि आप सेल करिए पावर को एक्सचेंज के माध्यम से। बिसाइड सेटिंग अप कैपेसिटी फॉर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको पावर एक्सचेंज के ऊपर फोकस करना है कि भाई जैसे बहुत सारी जो कंपनियां हैं आज के समय में क्या काम करती हैं, अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड कर देती हैं। फोर्थ नंबर की बात यह है कि हमको इंश्योर करना है इफेक्टिव मेंटेनेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द कोल फ्लीट। हमारे पास में जितना भी ज़्यादा कोयला अवेलेबल है, जितना भी कम अवेलेबल है, उसको इफेक्टिव तरीके से मेंटेन करना है एंड उसका यूटिलाइजेशन करना है।
हालांकि रिन्यूएबल एनर्जी का जो क्षेत्र है बढ़ते जा रहा है, इसके बावजूद भी कोयला आज के भी समय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है बिजली के उत्पादन में। CEEWS का एक एनालिसिस आया था, मेरिट डाटा, वो बताता है कि 2024 में 210 गीगावाट ऑफ कोल कैपेसिटी जनरेट करी गई थी, मतलब 80% ऑफ पावर ड्यूरिंग नॉन सोलर आवर। नॉन सोलर आवर के दौरान क्या काम किया जा रहा, जैसे सूरज की रोशनी अवेलेबल नहीं है, उस समय में 80% कोल कैपेसिटी जनरेट करी जाती है। फिर भी देखा जाए 40 गीगावाट जो कोल कैपेसिटी है ये अनअवेलेबल है एंड नियरली 60% ऑफ द टाइम दैट ईयर ड्यू टू प्लांट मेंटेनेंस और टेक्निकल फॉल्ट। अब हमको बिजली चाहिए लेकिन बिजली नहीं मिल पा रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मेंटेनेंस का काम चल रहा है, टेक्निकल कोई फॉल्ट आ गया है, इस चक्कर में बिजली नहीं मिल पा रही है। तो जो स्टेट रेगुलेटर हैं उनको रिवाइज करना पड़ेगा नॉर्म्स को, ठीक, एंड इनेबल करना पड़ेगा टाइमली। आप अपने कोयले के भंडार को देखते रहिए, कंपनसेट करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट को, ताकि सिलेक्ट किया जा सके कोल प्लांट को फ्लेक्सिबल तरीके से। लास्ट में आप यही कह सकते हैं कि फास्ट ट्रैक डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, ताकि एम्पावर किया जा सके डिस्कॉम कंपनीज को, कंज्यूमर्स को, कि वो एक एक्टिव रोल अदा करें इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन में। इसके लिए सरकार बहुत सारे स्मार्ट मीटर का इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है। इससे क्या होगा, ये जो डिस्कॉम है ये फोरकास्ट कर पाएंगी पावर डिमांड को एक्यूरेटली। डिस्कॉम कंपनी को ये पता रहना चाहिए कि आपके यहाँ जो घर के किनारे बिजली का ऑफिस है उसको ये तो पता चले कि हमारे क्षेत्र में, मोहल्ले में कितनी बिजली खपत हो रही है और कितनी की हमको ज़रूरत है। इसके लिए स्मार्ट मीटर लगाने की ज़रूरत है। तो 11 मिलियन स्मार्ट मीटर्स ऑलरेडी से इंस्टॉल किए जा चुके हैं इंडिया में। इनमें से आधे कहाँ पर हैं? बिहार और असम में। सबसे ज़्यादा स्मार्ट मीटर कहाँ लगाए गए हैं? बिहार एंड असम में लगाए गए हैं। हालांकि देखा जाए इंडिया का जो स्मार्ट मीटरिंग प्रोग्राम है, ठीक है, इसमें टारगेट रखा है कम से भी कम हम 250 मिलियन जगह में, या फिर 250 मिलियन तो कम से कम मीटर हम लगाएंगे। इसके बाद आगे हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों इंस्टीट्यूशनल वायलेंस के बारे में। संस्थागत किस प्रकार से सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है वुमेन्स के साथ में, इसके ऊपर यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज के समय में ऐसा हो गया है कि इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे करके हाईलाइट किया जा सकता है। इसको हाईलाइट कर सकते हैं वोटर्स लोग एंड पॉलिटिशियन लोग। इनके पास में पावर है कि ये लोग हाईलाइट कर सकते हैं इस इशू को एंड ये एक डिफरेंस पैदा कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए इंडिया के इलेक्टोरल सिस्टम की बात करें, कितने सारे लोग वोट देते हैं तो उनको पता होना चाहिए हमारी क्या समस्याएं हैं, महिलाओं की क्या समस्याएं हैं, कैसे करके महिलाओं को समस्याओं से मुक्त किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बात करा जाता है कि भाई जो 642 मिलियन वोटर हैं, इसमें से आधे तो महिलाएं हैं। ये वोट देती हैं हमारे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, जो कि विश्व की सबसे बड़ी प्रजातंत्र मानी जाती है। अब आपको ये भी तो देखना है कि हमारे देश में जहाँ पर 90 रेप रिपोर्टेड होते हैं every few among 2823 candidate who stood for election had women's safety on their electoral agenda। तो आप ये देखेंगे 2823 कैंडिडेट जो कि चुनाव के लिए खड़े हुए हैं, इन्होंने वुमेन सेफ्टी के एजेंडा को अपने चुनावी घोषणा पत्र में उठाया भी है। अब यहाँ पर हमको ये भी ध्यान रखना है कि भाई एक तरफ तो आवाज़ उठाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जो नेता लोग रहते हैं ना, वो खुद इस प्रकार के काम करते हैं। जिन लोगों ने ऐसा किया वे सभी, उनकी संख्या कम थी।
उनमें से किसी ने भी उस अंतर्निहित संस्थागत हिंसा से निपटने का प्रयास नहीं किया, जिससे लाखों लोग कहना चाहिए परेशान हो रहे हैं। लगभग 50% वुमेन्स ऐसी हैं जो कि फेस करती हैं डोमेस्टिक वायलेंस को, एंड हर 3 में से 2 दलित वुमेन फेस करती है सेक्सुअल असाल्ट को, सेक्सुअल वायलेंस को उनकी लाइफ टाइम के दौरान। एंड पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा इस चीज़ को इग्नोर करते जाती हैं, एंड कभी भी वोटर्स लोग भी इस चीज़ की डिमांड बिल्कुल नहीं करते हैं। अब ये जो दलित और पिछड़े जो लोग होते हैं ना, जैसे हम खुद गांव देहात की बात करें तो ये बेचारे इतने ज़्यादा कहना चाहिए कमज़ोर होते हैं, पैसे से, धन दौलत से बेचारे लड़ाई झगड़ा कर नहीं सकते हैं। अगर घर तक बात पहुंच भी जाती है तो घर वाले क्या करेंगे? पुलिस में कंप्लेन करेंगे, पुलिस वाले समझा बुझा करके छोड़ देंगे, खर्चा पानी लेकर के छोड़ देंगे। बेचारे लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? इसलिए सबसे ज़्यादा सेक्सुअल वायलेंस होने की संभावना कहाँ रहती है? गरीब लोगों के साथ, आदिवासी या फिर जो दलित पिछड़ा वर्ग लोग हैं ना, उनके साथ में ही ज़्यादा इस प्रकार के वायलेंस हमको देखने को मिलते हैं। जेंडर बेस्ड वायलेंस आज के समय में तेजी के साथ में बढ़ते जा रहा है, ठीक है। इसमें पार्टनर के साथ में लड़ाई झगड़ा है, हाउस होल्ड लेवल पर हम बात कर रहे हैं। तो इस चीज़ को जो पॉलिटिशियन है वो कभी एड्रेस नहीं कर पाए हैं। अब यदि हम इंस्टीट्यूशनल वायलेंस की बात कर लें, जैसे कि वो लोग कहीं काम करने जा रही हैं बाहर, 200 इंटरव्यू लिए गए थे, एक वाइट पेपर को डेवलप किया गया था, 200 प्लस हावर के इंटरव्यू उसमें शामिल हैं, डिस्कशन किया जाता है लाइव एक्सपर्ट के साथ में। इसके बाद एक और रिपोर्ट आई थी जिसको 2019 में पब्लिश किया गया था, जे पाल। ये एक ग्लोबल पॉलिसी थिंक टैंक है। थिंक टैंक क्या होते हैं? रिपोर्ट वगैरह प्रस्तुत करते हैं, सरकार को सुझाव देने का काम करते हैं। इसमें बोला जाता है कि जो 39% जो ऑफिसर्स हैं इंडिया में, वो ये सोचते हैं कि जो कंप्लेंट उनके पास आ रही हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस की, ये कोई काम की नहीं है। वो लोग ऐसा सोचते हैं यदि उनके पास में कोई कंप्लेन जाती है तो। भारत में स्थिति की बात करें, ठीक है, महिलाओं को कब कोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, वो थोड़ा बहुत को तो सह लेती हैं और किसी को बताती तक नहीं है। तो जब कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो सह ही नहीं सकती हैं, ठीक है, जब वो सह ही नहीं सकती हैं तो इसके बाद वो जस्टिस को खोजना चालू कर देती हैं। हर 2 में से एक वुमेन ऐसी है, ठीक है, जिसका अपने पार्टनर के साथ में वायलेंस चलता है। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लोवेस्ट डिवोर्स रेट इन द वर्ल्ड। वहीं भारत में डिवोर्स का जो रेट है बहुत कम है। भले ही वो लड़ाई झगड़ा करके कैसे भी करके अपना ज़िंदगी काट लेगी, लेकिन डिवोर्स नहीं देती है। और दोनों चीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिलती हैं। आज के समय में दहेज का जो कानून है उन लोगों की मदद नहीं कर पाता है जो वास्तव में प्रताड़ित हो रही हैं। दहेज का कानून आज के समय में उन लोगों की मदद कर रहा है जिसमें लड़की का पक्ष मजबूत है, लड़के का पक्ष कमज़ोर है। अब वो मिसयूज़ करके लड़की क्या काम करती है? पैसा ऐंठ लेती है, दहेज का कानून लगा देगी, पूरे घर वालों को फंसा देगी। दोनों कंडीशन यहाँ पर बन रही हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि दहेज का जो कानून आज के समय में बना है, किसकी मदद कर रहा है? गलत जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी मदद कर रहा है। एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बोला जाता है कि जो 77% महिलाएं हैं हमारे देश में, वो चुपचाप ही रहती हैं। यहाँ तक कि अपने क्लोजेस्ट जो रिलेटिव हैं उनको तक कोई जानकारी नहीं देती हैं कि उनके घर में कोई किसी प्रकार का हिंसा या अपराध हो रहा है। यहाँ पर एक सच्ची घटना बताई जाती है, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि एक लड़की आती है, ठीक है, एक जो आदिवासी युवा है ना, सॉरी, एक यहाँ हम संस्था की बात कर रहे हैं। संस्था में इनको एक कोई लड़की मिलती है, एकदम कहना चाहिए विक्षिप्त अवस्था में, उसके साथ में रेप वगैरह हुआ है। तो ये ग्रुप का नाम है डी नोटिफाइड नोमाडिक
ट्राइबल, ठीक है, ये यूथ एंड वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है, इनको एक ऐसी लड़की गलत हालत में मिल जाती है। अब हमने बोला कि चलो आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलते हैं, हम कंप्लेंट दर्ज कराएंगे। इसके बाद पुलिस क्या बोल रहे हैं, ठीक है, पुलिस ने क्या बोला, वो लड़की को लेके गए अलग और उससे बातचीत करने लगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो उन्होंने क्या प्रयास किया था, रिपोर्ट दर्ज कराने से रोकने की कोशिश करने लगे और हमें अलग अलग पुलिस थानों में भेजा गया, ठीक है। जब इसके बावजूद भी कह रही है कि मुझे रिपोर्ट लिखवाना ही है, तो उन्होंने हम पर, ठीक है, हम लोगों को मजबूर करना, वो हम लोगों को बोलने लगे कि आप लोग इसको मजबूर कर रहे हैं, ठीक है। अब पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं, नाउ दे टेल अस दैट सिंस शी कम्स फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट कर्नाटका, वो कर्नाटक की लड़की है, तो आप कहाँ जाइए, कर्नाटक जाइए एफआईआर लिखवाने के लिए। तो हमारा जो जस्टिस सिस्टम है इस प्रकार से चीज़ों को फेस करता है। आज के समय में पुलिस वाले किनकी मदद करते हैं, रुपया जब उनकी जेब में मिल जाता है ना तो वो सब काम कर देंगे, और गरीबों के पास रुपया नहीं रहता तो उनके पास जस्टिस भी नहीं रहेगा। ऐसी कंडीशन आज के समय में चल रही है। रूरल इंडिया में क्या होता है, हमेशा से ही अपर कास्ट और मेल लोग डोमिनेट करते हैं, चाहे वो पंचायत हो, यही सारी चीज़ें एडिशनल बैरियर बन जाती हैं महिलाओं के लिए। वही तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि यदि कोई दलित घर की, कोई गरीब घर की लड़की है ना, तो उस पर जो पटेल लोग हैं, बड़े बड़े आदमी की, उनकी नज़र गड़ी रहेगी उसके ऊपर, यहाँ तक कि उसके साथ छेड़छाड़ भी हो जाएगी। अब बेचारे गरीब लोग क्या करेंगे समझ में नहीं आता है। पुलिस थाना जाएं कि जाकर के उनसे लड़ाई भी करेंगे तो उनसे जीत जाएंगे क्या। कहीं ना कहीं वो उन लोगों को दबा के रखते हैं, ये एकदम असलियत है, गांव में यही चलता है। अब यदि हम हमारे कोर्ट सिस्टम की बात करें तो बहुत सारे केसेस पेंडिंग चल रहे हैं, और यही सब तो बातें हैं जिसके चलते चलते कोई महिला है ना, वो रिपोर्ट नहीं लिखवाना चाहती, कोर्ट नहीं जाना चाहती है कि मैं कितने साल तक घिसटती रहूंगी, मेरे जेब से पैसा भी जाएगा। इंडिया में कम से भी कम आपको 40 मिलियन बैकलॉग केसेस देखने को मिलेंगे, पार्टिकुलरली इम्पैक्ट करते हैं सर्वाइवर ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस को। यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात यह है, ज़्यादातर जो सर्वाइवर लोग हैं वो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ से आते हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन से आते हैं, ठीक है, जो कि ऑलरेडी से कास्ट के हिसाब से, लिटरेसी के हिसाब से, जियोग्राफी के हिसाब से पिछड़े हुए हैं। तो ये वो चीज़ है जहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट रहते हैं और जो इलेक्टेड लीडर हैं, जो हमारे नेता लोग हैं, वही लोग डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं सर्वाइवर सेंट्रिक इंस्टीट्यूशन के लिए। सोशल इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, क्या सोशल इम्पैक्ट पड़ सकता है इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन यदि हमारे देश में काम कर रहे हैं। तो ज़्यादातर आज के समय में ऐसा हो गया, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं जो कि पुलिस को ट्रेनिंग दिलाने का काम करते हैं, जो जुडिशियल सिस्टम के मेंबर हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे करके आप इस चीज़ को देखेंगे। कोई घटना घटित हुई है, कोई किसी के साथ में रेप हुआ है, उसको आप किस प्रकार से देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें वनांगना, ठीक है, किसकी हम बात कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ज़्यादातर महिलाएं ही काम करती हैं। वनांगना बुंदेलखंड में महिलाओं की नेतृत्व वाला एक संगठन है जो कि पुलिस और लॉ से रिलेटेड, ठीक है, क्या काम करता है। जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैं, इसमें पुलिस भी शामिल है, लॉ एनफोर्समेंट शामिल है, इन लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम करते हैं। वहीं यदि हम बात करें हमारे देश के कानूनों की, कानून तो बहुत कहना चाहिए मजबूत बनाए गए हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत कमज़ोर है। हमारे देश के जितने भी कानून बने हैं वो फेल हो चुके हैं। डोमेस्टिक वायलेंस को ये कानून नहीं रोकते हैं। दिक्कत वाली बात यह है कि इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, यही फेल कर देता है आगे की प्रोसेस को। अब बात हम करते हैं कि भाई आगे क्या किया जा सकता है।
तो हमें एक नेशनल री इमेजिनेशन की ज़रूरत है। हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा हमारे कानून के सिस्टम को, कोर्ट कचहरी को, एंड इसके लिए लिवरेज करना पड़ेगा अर्निंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सच एस वनांगना, ताकि ये लोग जो है और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकें। इस प्रकार की जो संस्थाएं बनाई गई हैं ना, उनको पैसे धेला देने की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरे नंबर की बात यह है, हमारे पास में ज़्यादा से ज़्यादा डाटा अवेलेबल होना चाहिए ताकि हम देश दुनिया को शेयर कर सकें। दशकों से जो इंस्टीट्यूशनल वायलेंस है फेस कर रहा है लैक ऑफ डाटा को, तो ये एकदम इम्पॉसिबल है टू ट्रूली अंडरस्टैंड हाउ ऑफन एंड हाउ मैनी वुमेन आर बीइंग डिनाइड एक्सेस टू जस्टिस। तीसरे नंबर की बात यह है, जो क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर अभी चल रहा है हाल फिलहाल में, क्या उसमें अपडेट्स आ रहे हैं, इसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। इसमें आज के समय के जितने भी कानून बनाए गए हैं वो कहते हैं टाइम की खपत कम से कम होना चाहिए एंड डिजिटल मीन से लोग ये जानकारी उठा पाएँ कि उनका केस अभी तक कहाँ पहुँचा है। न्यूज़ वाले सेक्शन की तरफ यदि हम जाएं तो हाल फिलहाल में भी बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट चल रहा था, जिसके अंतर्गत सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्र आंदोलन चालू हुआ था, ये पूरे देश भर में फैल चुका है। यहाँ तक कि कंडीशन ये हो चुकी है कि शेख हसीना की सरकार जो है ख़त्म हो चुकी है। अब आप यही कह सकते हैं दूसरी जो पार्टी है वो अंतरिम सरकार बना सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बात ज़रूर समझ में नहीं आती है कि यहाँ की जो आर्मी है ना, ज़रूर आर्मी ने सहयोग करी होगी। आर्मी इन लोगों को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई? आर्मी इनको कंट्रोल कर सकती थी। लेकिन एक रीज़न ये हो सकता है, जैसे कि म्यांमार में तख्ता पलट हुआ, हो सकता है अब यहाँ बांग्लादेश में मिलिट्री का शासन चालू हो जाएगा। यदि दूसरी पार्टी भी सरकार बना रही है ना, तो वो भी आर्मी के दबाव में काम करेगी, ये बात यहाँ पर तय नज़र आ रही है। हालांकि सेना ने बोला है कि हम इंटरिम गवर्नमेंट का गठन करेंगे, उन्होंने नेता लोगों को बोला भी है, ठीक है। इसके बावजूद भी बांग्लादेश में आगे क्या होने वाला है ये चीज़ अभी क्लियर नहीं हो पाई है। 5 अगस्त का दिन बांग्लादेश के लिए एकदम ऐतिहासिक साबित हुआ है। शेख हसीना का लगातार 15 साल से चला आ रहा शासन और 5वां कार्यकाल अचानक समाप्त हो गया है और आनन फानन में हसीना को देश छोड़ करके भागना पड़ा था। अब आप ये सोचिए कि इस प्रकार से हिंसा हो रही है और आप ये बोलोगे कि ये लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं ना, ये लोग आतंकवादी हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कंडीशन और भी ज़्यादा बिगड़ने वाली है। आपको लोगों से बैठ कर के बात करने की ज़रूरत थी। यदि आप इस चीज़ से मान जाते ना, तो शायद कहना चाहिए आप सरकार को बचा सकते थे। तो ये कंडीशन चल रही है यहाँ की, ठीक है। लोग कहाँ तक पहुँच गए थे? लोग पहुँच चुके हैं संसद तक पहुँच चुके हैं, और संसद तक पहुँच चुके हैं यहाँ तक कि जहाँ शेख हसीना अपना शासन चलाती थी, जहाँ रहती थी, वो लोग वहाँ तक प्रदर्शनकारी पहुँच चुके हैं और फिर मजबूरी में अपनी जान बचा करके उनको भागना चला पड़ा। अगला जो न्यूज़ आर्टिकल यहाँ पर हम देखने वाले हैं दोस्तों, ये बगाता ट्राइब से रिलेटेड है। पार्टिकुलरली ये जो आदिवासी लोग हैं ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। तो ये लोग काफ़ी लंबे समय से लोअर सिलेरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन के लिए कहना चाहिए कंटिन्यू काम कर रहे हैं, लेकिन काम ज़रूर कर रहे हैं। इससे इनका जो कहना चाहिए फ्यूचर है वो काफ़ी अंधकार में चला गया है। इवन एज दे फाइट ऑन द बैक फुट फॉर इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ तक कि उन लोगों को बिजली तक नहीं मिल रही है, जबकि वो लोग लोअर सिलेरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो जो बगाता ट्राइब होती है, इसका जो हिस्टोरिक ओरिजिन है, ठीक है, एक कम्युनिटी से है जो कि कहाँ से रिलेट करता है, वॉरियर्स, बख्तास जिसको बोला जाता है।
तो उस समय में ये जो आदिवासी रूलर हुआ करते थे, उनसे ये लोग सीधे सीधे कहना चाहिए जुड़े हुए हैं। ये इनका इतिहास रहा है, मतलब काफ़ी पुरानी यहाँ की ये जनजाति है। इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि बागथा, बागत, बागोड़ी, बोगाड़ या फिर भक्त भी बोला जाता है। 2 राज्य में ये पाए जाते हैं, जैसे कि उड़ीसा राज्य और आंध्र प्रदेश। सबसे महत्वपूर्ण ढिमसा, इनका सबसे फेमस जो डांस है ढिमसा डांस है। ठीक है, कुल मिलाकर के सब उम्र के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इस डांस का एंजॉय करते हैं। एकदम एनर्जेटिक डांस होता है ये। इनका जो डांसेस होता है बगाता ट्राइब्स का, इसको हम बोलते हैं सनकिडी केलवार। फैमिली लाइफ की यदि हम बात करें तो इनकी जो फैमिली रहती है वो न्यूक्लियर टाइप की फैमिली रहती है। कॉमनली उनकी सोसाइटी में हमको यही सब देखने को मिलता है। ये लोग क्रॉस कजिन मैरिज सिस्टम पर भरोसा करते हैं एंड कंसिडर करते हैं मैरिज को बाय नेगोशिएशन एज द आइडियल टाइप ऑफ मैट्रिमोनी। लैंग्वेज की यदि हम बात करें तो उड़िया का एक अलग ही कहना चाहिए स्वरूप ये लोग बोलते हैं। उनकी जो वन ऑफ द मेन लैंग्वेज है वो तेलुगु है एंड इनका जो लोकल कहना चाहिए डायलेक्ट है वो आदिवासी ओडिया है। ये लोग धीरे धीरे करके प्रोफेशनल फार्मिंग में पार्टिसिपेट आज के समय में कर चुके हैं। ठीक है, डे टू डे लिविंग के लिए ये क्या काम करते हैं, प्रोफेशन ऑफ फार्मिंग को अपनाते हैं। पूजा की बात करें तो ये जो हिंदू गॉड्स हैं, गॉडेस हैं, इनकी पूजा करते हैं। साथ ही साथ ट्राइबल गॉड को तो ये लोग मानते ही हैं।